हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2022 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन को करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू मींस एक कैपेसिटर है ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफेरेड। एफ क्या है यहाँ पर? फेरेड। तो इसका मतलब ये उसकी कैपेसिटेंस गिवन है, क्योंकि फैरड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की। तो व्हेन अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफेरेड, मतलब ये कैपेसिटेंस गिवन है उसकी। और कैपेसिटेंस आपको सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और वो वैल्यू कितनी गिवन है? 200 माइक्रोफेरेड। चार्ज टू 200 वोल्ट, मतलब उसको चार्ज किया गया, और चार्ज होने के बाद उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो कितना आया? 200 वोल्ट आया। ठीक है, चार्ज टू 200 वोल्ट। तो आपने फाइनली क्या कर दिया? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया चार्ज करने के बाद, 200 वोल्ट आ गया। मतलब उसकी कैपेसिटेंस सी है, और उसके अक्रॉस मींस ये अगर कैपेसिटर है तो इसके जो अक्रॉस है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। इज डिस्चार्ज सेपरेटली, मतलब चार्ज करने के बाद आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। क्या लिखा है? व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू दिस, मतलब ये उसकी कैपेसिटेंस है, चार्ज टू दिस वोल्टेज। और फिर कह रहा है चार्ज करने के बाद इज डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो। डिस्चार्ज का मतलब उसकी एनर्जी को यूज कर रहे हो। सेपरेटली थ्रो रेजिस्टेंस वायर ऑफ 2 ओम एंड 8 ओम, मतलब उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। सेपरेटली मतलब उस कैपेसिटर को आप एक बारी 2 ओम से अटैच करोगे और एक बारी किससे अटैच करोगे? 8 ओम से। तो वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और सेपरेटली कर रहे हो इसका मतलब है कि उसको आप 2 ओम से अटैच कर रहे हो और 8 ओम से अलग अलग वे में अटैच कर रहे हो। देन हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सेपरेटली, मतलब सेपरेटली का मतलब इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी इन जूल। मतलब जूल के अंदर आपको ये बताना है कि इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो 2 ओम से अटैच करोगे तो इस 2 ओम रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, और 8 ओम से अटैच करोगे तब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी इसमें। और हीट क्या होती है? एक तरह से एनर्जी ही होती है, हीट एनर्जी। तो इसलिए इसको किस में मेजर किया जा रहा है? जूल में। तो इसका आंसर जूल में बताना है। ये 4 का मतलब पहले जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो 2 ओम में है, और बाद वाली हीट प्रोड्यूस किस में है? 8 ओम में। सिमिलर इन ऑप्शन में है। अब देखिए आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को 2 ओम से अटैच कर दिया और इसी कैपेसिटर को आपने 8 ओम से अटैच कर दिया। अब देखिए 2 ओम और 8 ओम दोनों के अंदर हीट क्या होगी? इक्वल प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? वो कितनी प्रोड्यूस होगी जितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। मींस इस कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी, और जब इसको आप किसी भी रजिस्टर से लगाओगे वो सारी एनर्जी किस में चली जाएगी? हीट में चली जाएगी। मींस दोनों केस में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ेगा हीट प्रोड्यूस पे। हीट प्रोड्यूस तो सेम ही होगी दोनों में। कितनी होगी? वो होगी कि जितनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर है उसी के बराबर हीट प्रोड्यूस होगी। तो दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इक्वल होगी। सो अगर आप ऑप्शन से डायरेक्ट जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो। तो ए क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए। हीट प्रोड्यूस दोनों में इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। मतलब इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो सारी हीट एनर्जी में चली गई। ये मैटर नहीं करता कि आप उसको कितने रेजिस्टेंस से अटैच कर रहे हो। सो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर होगी। और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में कितनी होती है? अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन हो तो कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल होती है। सो अब हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी? 200 माइक्रोफेरेड।
माइक्रो की जगह क्या रख देंगे हम, 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितनी थी हमारी, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें वोल्टेज 200 वोल्ट थी और कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेरेड थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 गुणा में 200 गुणा में 10⁻⁻6 गुणा में 200 गुणा में 200, दो बार लिख लिया, दो से ये 100 पे चला जाएगा, और दो दूनी 4, तो 4 गुणा में 20 तो 10⁻6 हो जाएगी, और ये 10⁻⁻6, ये पावर कैंसल आउट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 4 जूल। हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, 4 जूल, और दोनों में इक्वल होगी, सो ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और ये हम अपने माइंड में डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि इक्वल हीट प्रोड्यूस हुई है, तो देख लो कौन से ऑप्शन में दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या था, ए, और हमारा आंसर भी क्या आया, ए ही आया आपका। अब नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की 1 मोल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 3/2 RT, मतलब E क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, E के बराबर दे रखी है, कितनी है, 3/2 RT, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के केस में आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कितने की, 1 मोल की, 1 मोल की जो काइनेटिक एनर्जी है आइडियल गैस की वो 3/2 RT है। तो आपसे Cp की वैल्यू पूछ रहा है, Cp क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब Cp आपका क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। सो हमें Cp निकालना है, Cp क्या होता है, P मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो Cp जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Cv प्लस R के इक्वल होता है। तो अगर हमें Cv पता लग जाए, Cv क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर आपको Cv पता लग जाए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम क्या निकाल सकते हैं, Cp निकाल सकते हैं कि Cp कितना होता है, Cv प्लस R के इक्वल होता है, और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है हमारा, और Cv जो होता है वो किसके इक्वल होता है, करली U बाय करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल, मतलब 1 मोल के लिए आप U जो है आपकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है होती है आपकी, U क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। तो 1 मोल के लिए अगर आप इंटरनल एनर्जी कितने की निकाल लो, 1 मोल की, तो 1 मोल के लिए ये Cv किसके इक्वल होता है, करली U बाय करली T, मतलब डेरिवेटिव करोगे U का, U क्या है, इंटरनल एनर्जी का, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के, और वॉल्यूम क्या रखोगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, तभी तो आपका क्या आएगा, Cv आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो करली U बाय करली T निकालोगे, T यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। लेकिन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू टेम्परेचर, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से आती है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल, या फिर मॉलिक्यूल या एटम्स, बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब उस गैस के जो पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से आती है। अब हमें आइडियल गैस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आइडियल गैस, आइडियल गैस में नो इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती आइडियल गैस में। सो
कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस केस में जीरो हो जाएगी। तो जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी थी, जो मीन्स आपको जो काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 3/2 RT, वही क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। मतलब उस आइडियल गैस की आपको जो काइनेटिक एनर्जी गिवन थी वही उसकी इंटरनल एनर्जी गिवन है, मतलब वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। सो हम CV निकाल सकते हैं, करली U बाय करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ये 3/2 R तो बाहर आ जाएगा और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा 1, तो CV कितना आ गया 3/2 R। तो CP कितना आ जाएगा, CV प्लस का R, तो CV कितना है 3/2 R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 R। तो 5/2 R मतलब 2.5 R, 2.5 R। तो आपने क्या निकाल दिया, CP निकाल दिया। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पता कर ली, कितनी है 2.5 R है। सो अगर हम इसका ऑप्शन से जाएं तो डी क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो कैसे किया हमने, हमसे वो सीपी पूछ रहा था, अगर हमें सीवी पता लग जाए तो सीपी हम निकाल लेंगे। और बात कितने मोल की कर रहा है वो, 1 मोल की। मतलब जो आपको इन काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो 1 मोल की गिवन है, और 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की ही क्या बन गई, इंटरनल एनर्जी बन गई। तो ये 1 मोल के लिए है, और ये 1 मोल के लिए है तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगा सकते हैं। मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी आई है ये काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की थी, और वही क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी उतने ही मोल की। तो ये 1 मोल के लिए क्या होगा, फिर CV हो जाएगा। अगर U इंटरनल एनर्जी 1 मोल की है, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, मतलब U क्या है, इंटरनल एनर्जी है 1 मोल की, तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी यहाँ रख दोगे तो CV आ जाएगा आपका, मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। सो आपने क्या किया, इस तरह से कंसेप्ट यूज किया और फाइनली आपने CV निकाला और फिर आपने CP निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सोप फिल्म। मतलब वर्क डन इन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करना है, द साइज ऑफ ए सोप फिल्म मतलब सोप फिल्म का जो साइज है उसको इंक्रीज करना है, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर इज 3 × 10⁻⁴ जूल। मतलब इतना वर्क करना पड़ेगा अगर उस सोप फिल्म का साइज आप इंक्रीज करना चाहते हो दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। मतलब ये उसका इनिशियल एरिया गिवन है, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ही आ जाएगा। मीन्स ये उसका इनिशियल एरिया है, ये उसका फाइनल एरिया है, और आप इस एरिया से इस एरिया की फिल्म का साइज इस एरिया का बनाना चाहते हो तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नली। तो सरफेस टेंशन पूछ रहा है फिल्म की कितनी होगी, और न्यूटन पर मीटर का मतलब SI यूनिट में है, तो किस यूनिट में पूछ रहा है, SI यूनिट में। तो क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ, क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मतलब SI यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर, इसलिए वो SI यूनिट में पूछ रहा है। मींस आपको सभी वैल्यू किस में यूज करनी पड़ेगी, SI यूनिट में यूज करनी पड़ेगी। तो फर्स्टली आपको इनिशियल एरिया गिवन है, उस सो फिल्म का कितना था इनिशियल एरिया, AI इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 गुणा में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। तो ये क्या हो जाएगा 60 गुणा में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल एरिया निकाल सकते हैं, AF क्या आएगा 10 सेंटीमीटर गुणा में 11 सेंटीमीटर, तो ये 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 110 गुणा में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो आपने इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, आपको एक्सटर्नल वर्क डन गिवन है
कितना है 3 × 10⁻⁴ जूल। ये जो आपको वैल्यू गिवन है ये आपको एक्सटर्नल वर्क डन ही गिवन है कि आप उसका एरिया दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू कर रहे हो, तो उसको एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो अब हमें ये पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, S इंटू में डेल्टा ए। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि जो 100 फिल्म है, 100 फिल्म की कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है 100 फिल्म की। सो यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 यहाँ पे क्यों आया है, ये 2 यहाँ पे इसलिए आया है कि 100 फिल्म की 2 सरफेस होती है। सो यहाँ पे 2 आया है कि यहाँ पर जो एरिया में चेंज आएगा उसको दुगना करना पड़ेगा क्योंकि उसकी 2 सरफेस होती है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यूज करना है। तो S किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय 2 इंटू में डेल्टा ए, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, 3 × 10⁻⁴ बाय 2। एरिया फाइनल क्या था, 110 × 10⁻⁻4 माइनस इनिशियल एरिया 60 × 10⁻⁻4। सभी वैल्यू एसआई यूनिट में है, तो सरफेस टेंशन किस में आएगी, न्यूटन पर मीटर में। तो यहां से हम 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 यहाँ से कॉमन आएगा और ऊपर से कट जाएगा। तो ये 3 ऊपर रहेगा, 2 नीचे, और 110 माइनस 60, तो ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 3/2 गुणा में 50 तो 100 हो गई। तो ये कितना आ गया, 3 गुणा में 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। इसको आप अगर लिखना चाहो तो 0.03 भी लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर। लेकिन हमें जो आंसर गिवन है वो 3 × 10⁻⁻2 की टर्म में गिवन है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपको राउंडिंग ऑफ करनी आनी चाहिए। अगर किसी डिजिट्स को तुम्हें छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। राउंड ऑफ टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जितनी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए उतनी यूज करिए और इन चारों का एडिशन करके फाइनल आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपको राउंडिंग ऑफ भी करनी पड़े तो भी कर लीजिए, मतलब इनको राउंड ऑफ करिए, जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए उतनी लीजिए और इनका एडिशन करके फाइनल आंसर बताइए। मीन्स क्या है, अब हमें एडिशन के कुछ रूल देखने पड़ेंगे। पहले मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम सिंपली ऐड कर देते हैं, हर एक डॉट डॉट के नीचे आ जाता है और फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड हम वैल्यू रख के हम क्या कर देते हैं, उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। मतलब अगर मैथमेटिक्स में हमें करना हो, अगर हमें किस में करना हो, मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे मैथमेटिक्स में 25.168 में 2.18 जोड़ना है, तो डॉट के नीचे डॉट ले आए, 8 का 8 आ जाएगा, 8 और 6 14, हासिल 1, 2 और 1 3, 7 और 2। मतलब मैथमेटिक्स में ऐसे एडिशन हो जाता है, कितने भी नंबर हो, डॉट के नीचे डॉट लिखो, इस साइड वैल्यू लिखो, इस साइड लिखो, और हम एडिशन सिंपली कर देते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है उसमें एडिशन ऐसे नहीं होता है। उसमें एडिशन के क्या रूल होते हैं, डेसिमल नंबर्स के, कि हमें आफ्टर डेसिमल ये देखना होता है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। आफ्टर डेसिमल क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर में ये चेक करिए। सबसे पहले तो क्या चेक करोगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एस मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है हर एक नंबर में। देखिए इसमें 2 1 और 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, और इसमें कितनी है, 1, और इसमें 1 2 3 4 4 है, और इसमें कितनी है, 2। मतलब आफ्टर डेसिमल इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब एक और रूल क्या कहता है कि आफ्टर डेसिमल आपको सिग्निफिकेंट डिजिट इक्वल बनानी है। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। और वो कितनी, देखो इक्वल बनानी, अब किसके इक्वल बनाए,
जो मिनिमम है उसके इक्वल बनानी है, इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, मतलब जो मिनिमम होगी उसके बराबर बनाओ। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आफ्टर डेसिमल कितनी बनानी पड़ेगी, 1 बनानी पड़ेगी। जैसे इसमें है, इसमें भी आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट होनी चाहिए, इसमें भी आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट होनी चाहिए, और इसमें भी आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट होनी चाहिए। एंड जो फाइनल एडिशन आएगा, फाइनल सम जो होगा इसका, उसमें भी आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, 1। मतलब आफ्टर डेसिमल भी फाइनल जो आंसर आएगा उसके अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए आफ्टर डेसिमल। सो अगर हम इसका एडिशन ना करें और डायरेक्ट देखें ऑप्शन में, तो देखो इसमें आफ्टर डेसिमल 4 है, इसमें आफ्टर डेसिमल 3 है, इसमें आफ्टर डेसिमल 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि हम हर एक के अंदर आफ्टर डेसिमल एक सिग्निफिकेंट फिगर रख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, 25.214 प्लस 104.6 प्लस 9.0320 प्लस 4.36, ये गिवन था आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 है तो ये 25 पॉइंट, यहाँ पे देखो 1 4, अगर 4 5 से कम हो तो इस डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 भी 5 से कम है तो इस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 25.2 आ जाएगा। और ये 104.6 है ही, और ये 9 पॉइंट, देखो ये 3 को अगर छोड़ते हो तो 3 जो है 5 से कम है तो इस डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस 4 पॉइंट, इस 6 को जब आप छोड़ना चाहते हो तो ये 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी। अब इसको ऐड कर दो, 25.2, 104.6, 9.0 और 4.4। अब देखो 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 का 2 आ गया, एक हासिल ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 3 2 हासिल, 2 और 2 4 और 1, ये 143.2। मतलब ये तो आपका आंसर 143.2 आ ही गया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 143.2 होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, मतलब एक बैटरी से जब 2 ओम का रजिस्टर जोड़ा जाता है तो बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी, 2 एम्पियर, और सेम बैटरी जो है वो कितना करंट सप्लाई करेगी, 0.5 एम्पियर, जब उसको कितने रजिस्टर से जोड़ा जाएगा, 9 ओम से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है बैटरी की कितनी होगी। मींस आपको एक बैटरी गिवन है, मान लेते हैं ये एक बैटरी है, और ये आर क्या है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ई क्या है, उसकी ईएमएफ है, ई क्या है, उसकी ईएमएफ है, और आर क्या है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आपको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। लेकिन क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, क्या क्या स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्टली कह रहा है कि जब आप इस बैटरी को, जब आप एक 2 ओम के रजिस्टर से जोड़ते हो तब ये कितना करंट सप्लाई करती है, आई, वो करती है 2 एम्पियर। कितना करंट सप्लाई करती है, 2 एम्पियर, और इसको नाम दे देते हैं I1। और जब हम इसी बैटरी को, सेम बैटरी को जब हम कितने से अटैच करते हैं, कितने रजिस्टेंस से, 9 ओम से, तब ये कितना करंट सप्लाई करती है, उसका नाम I2 रख देते हैं, और वो कितना है, 0.5 एम्पियर। कितना है, 0.5 एम्पियर। और आपको इन दोनों का यूज करके आर की वैल्यू निकालनी है। वो क्या करोगे अब आप, ये देखिए आर और 2 ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में है, ये रजिस्टर सीरीज में है। अगर आपको समझ ऐसे ना आए तो ऐसे समझिए कि ये ऐसे है और इस आर को भी इसके साथ ही ले आओ ऐसे, तो ये 2 ओम और ये आर, और यहां से करंट I1 आ रहा है आपका, और ये ई है, और ऐसे इसको बना लो, ये आर,
ये 9 ओम और ये ई, और यहाँ से करंट क्या आ रहा है I2। अब आपको I1 की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा R इक्विवेलेंट। यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 प्लस R, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 9 प्लस R, कितना होगा 9 प्लस R होगा। अब क्या होगा यहाँ पे जो करंट I1 होगा वो E बाय क्या आएगा 2 प्लस R। वो ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू I इंटू में R इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला लगाओगे आप। तो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर दे रखा है, और I क्या है करंट है, और R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 2 प्लस R, तो करंट किसके बराबर होगा V बाय R इक्विवेलेंट। मतलब जो वोल्टेज है उसको R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो टोटल रेजिस्टेंस से। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस R है, और यहाँ पे I2 कितना आएगा E बटे में 9 प्लस का R। अब देखिए I1 किसके बराबर है, एक बार इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर E किसके बराबर आएगा I1 इंटू में 2 प्लस R, और यहाँ पर E किसके बराबर आएगा I2 इंटू में 9 प्लस का R। अब देखो ये भी वैल्यू E के इक्वल है और ये भी वैल्यू E के इक्वल है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। I1 इंटू में 2 प्लस R इक्वल टू I2 इंटू में 9 प्लस R। अब देखिए I1 कितना है, I1 और I2 को अगर हम यहाँ पे रख सकते हैं, I1 की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू में 2 प्लस R, और I2 की वैल्यू कितनी थी 0.5 इंटू में 9 प्लस R। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 जमा में 2R इक्वल टू 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, और 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 है तो ये 2 इस साइड गुणा में चला जाएगा, तो ये 4 का तो क्या बना देगा 8, और 2R का 4R बना देगा इक्वल टू 9 प्लस का R। तो ये R इस साइड आ जाएगा तो 4R माइनस का R इक्वल टू 9 माइनस 8। तो ये 3R किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो R किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 ओम के। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल की कितनी होगी या उस बैटरी की कितनी होगी 1/3 ओम। सो इसका जो है सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा है और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।